मैं डॉक्टर हितेश कुमार मीणा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि लंबे समय तक मैं आप लोगों के वीडियोस नहीं दे प्रोवाइड कर सका ड्यू टू सम ऑफ द पर्सनल रीजंस। आई डॉक्टर हितेश कुमार मीणा वेलकम यू ऑल माय ऑन YouTube channel and I apologize for not able to upload videos on different topic in our last few days due to some of my personal issues. And today we will going to discuss about the idea of conflict perspective by Rolf Dahrendorf and how he sees the origin of conflict took place in the society and what are the changes it bring into society and what are the groups has been formed due to conflict which is exists in the society. At the same time, how he differentiate between quasi group, interest group and conflict group. आज का विषय हमारा रॉल्फ डेरेनडॉर्फ के जो योगदान है समाजशास्त्र में है, मुख्यतः संघर्षवादी विचारधारा को समझने के लिए और समाज में संघर्ष का उत्पन्न क्यों है, किस प्रकार है और समाज में जो संघर्ष है वो किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, उसका अस्तित्व कहाँ है और किस प्रकार से संघर्ष की जो अवधारणा है वो समाज में पनपती है और अपना प्रभाव दिखाती है. तो बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू Ralph Dahrendorf, we must be able to understand that he is a person who has faced a very crucial phase of the European history. As he born in Germany and he died in Germany itself. At the same time, he visited to Britain and he lived there for some time and he explored the nearby the locality and he saw the Nazi movement, at the same time World War, and that has created some of the thinking and shape as thinking towards society and social phenomena. जैसे उनका जन्म यूरोप में हुआ, उन्होंने उनकी अंतिम सांसें उन्होंने अपने जीवन का अंतिम काल जर्मनी में बिताया. उनके पास जर्मनी और इंग्लैंड की दोनों की नागरिकता थी और वो उन्होंने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक यूरोपियन इतिहास का एक महत्वपूर्ण संदर्भ और एक महत्वपूर्ण काल देखा और उसे जिया कि किस प्रकार से नाजियों का उद्भव हुआ. उन्होंने अपना क्रूशियल फेज ऑफ पीक और डाउन देखा, कैसे उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को एक जगलर बना दिया. तो उस वजह से रॉल्फ डेरेनडॉर्फ के भी ओपिनियन टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट शेप्ड अ लॉट एंड ही हैज वेरी डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव व्हिच इज नॉट अलाइन्ड विद द कार्ल मार्क्स. As Karl Marx sees the conflict is the outcome of the scarcity of resources and a group who have a power or dominance on that particular resources, they are more close to that and they become an elite group. Whereas Ralph Dahrendorf is completely different. He said no, conflict is arised and classes has been formed not because of scarcity of resources but due to power and authority. Whoever control and dominate the authoritative system, power structure, they become upper superordinate section, and that section who does not have a power and is work under the authority, they become subordinate. That's why the class has been formed according to Karl Marx is just because of the revolution which is due to the societal nature, whereas according to Ralph Dahrendorf, conflict is a part of the societal structure itself and it lead towards change rather than any revolution. तो रॉल्फ डेरेनडॉर्फ के अनुसार समाज में संघर्ष उपस्थित होता है उसके सभ्यता में, उसके संरचना में, जिसकी वजह से वहां पे सामाजिक परिवर्तन आते हैं और समाज में जो समूह बनते हैं, वर्ग बनते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं. जब एक समूह के पास सत्ता होती है, ताकत होती है, तो वो अपना प्रभुत्व के बेसिस पर अपना ग्रुप बनाता है और जो रहता है सुपर ऑर्डिनेट अपर सेक्शन बनता है और जो उनके नीचे काम करते हैं वो सब ऑर्डिनेट, वो निचला वर्ग बन जाता है. और ये प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती रहती है और यहाँ पर
कार्ल मार्क्स की तरह नहीं है कि जो वर्ग बने हैं वो किसी उत्पादन की वजह से या आर्थिक कारणों की वजह से बने हैं। यहाँ पे वर्ग बने हैं सत्ता के संदर्भ में, शक्ति के रिलेशन में, कि शक्ति किस प्रकार से किस ग्रुप को मिली है और कितना मिला है। क्योंकि शक्ति एक व्यक्तिगत का अपना अचीवमेंट होता है, जबकि सत्ता उसे माध्यम के थ्रू मिलती है, लेजिटिमेट वे के थ्रू अलॉट होती है। तो जिसके बाद अथॉरिटी होगी वो अपर सेक्शन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स और रॉल्फ डैरेंडॉर्फ दोनों डिफरेंशिएट हो जाते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि रॉल्फ डैरेंडॉर्फ के अनुसार सत्ता और शक्ति आपके व्यक्तिगत से ताकतों पर है, विचारों पर है, समझ पर है कि आप किस प्रकार से अपनी ताकत को सत्ता में परिवर्तित कर पाते हैं। यहाँ पे आर्थिक का संबंध नहीं है। इसे जब ग्रुप बनेगा, ऊपरी ग्रुप या निचला ग्रुप जो बनेगा, तो जो ऊपरी ग्रुप होगा, उच्च वर्ग होगा, वो उच्च वर्ग सभी सत्ता वाले लोग होंगे, वो सत्ता को अपने पास रखते हैं और उसके अनुसार कार्य करवाते हैं निचले वर्ग से या निचले तबके से, जो उनकी बातों को मानता हुआ आगे बढ़ता है। इसीलिए रॉल्फ डैरेंडॉर्फ कहते हैं कि समाज में जब परिवर्तन आता है तो कन्फ्लिक्ट रेवोल्यूशन के तौर पे नहीं, वो कन्फ्लिक्ट सोसाइटल चेंज लाता है, सामाजिक परिवर्तन लाता है, विकास की तरफ अग्रसर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रॉल्फ डैरेंडॉर्फ आधुनिक जमाने के मार्क्सवादी हैं, आधुनिक मार्क्स हैं, जो पूंजीवादी समाज में किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन आता है संघर्ष के कारण, उसके बारे में अच्छे से बताते हैं। और यही इनका मुख्य योगदान रहा है रॉल्फ डैरेंडॉर्फ का, कि वो आधुनिक औद्योगिक समाज में संघर्ष और संघर्षवादी समाज की परिकल्पना पे कार्य करते हैं। रॉल्फ डैरेंडॉर्फ हैज गिवन द आइडिया ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड द फॉर्म ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम, and that's why he is considered as a contemporary Marx who is able to provide the meaning and solution which are the existing in the contemporary scenario. And he very clearly postulate that conflict is inherent. You can't say that conflict is just because one person is coming and he delivers the talk and that's why people start revolution. No, he said revolution conflict already exists, inherent in the society, and which lead a change for over the period of time. And how it is change come? Because when there's a group, two group has been formed due to the relation with the power and authority. One group which has a power and they were able to convert that power into authority, they become superordinate, upper section which has been formed by them. And the second, another group who does not have a power, who does not is able to convert their power into authority and start working under the leadership and under the subordination of the superordinate. Then they form the subordinate group. And relation of these upper powerful person and powerless person, authority and non-authoritative person, it is always defined in a particular structure. Like example, in a we have discussed earlier also this example. In an hospital and colleges, principal is a superordinate and all the faculty members work under his guideline. They are the subordinate of the principal in a college structure. But when these people go outside, maybe one of the faculty member have a very large landscape and have a very financially strong, and in the farmhouse that principal come for some recreational vacation and start working. In that time the principal becomes subordinate to that particular faculty in the field, in a farmhouse. That's why the position relation has been changed with the changing of the structure and environment. That's why Ralph Dahrendorf is clearly mentioned. It is not like that one person becomes superordinate, is always remains superordinate. No, he will remain superordinate in a particular structure, in a particular unit of the society. As the moment the unit change, relation may be changed between two individuals. That's why he said the relation of these
superordinate and subordinate is always known as a imperatively coordinated association, ICA. कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐसा नहीं है कि समाज में जो ऊपरी वर्ग का सदस्य बन गया वो हमेशा ऊपरी वर्ग का ही रहेगा आर्थिक व्यवस्था के अनुसार पे। रॉल्फ डैरेंडो कहते हैं नहीं, जिस प्रकार से वो समाज का उस पर्टिकुलर समूह या हिस्से के बाहर आएंगे तो उनका संबंध बदल सकता है। जैसे जिस प्रकार से कॉलेज में प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं और सभी फैकल्टी और अध्यापक गण उन्हीं के निर्देशन पर कार्य करते हैं उस महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रांगण में। लेकिन उसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय के एक अध्यापक या प्राध्यापक की खुद की बहुत बड़ा खेत है, जिसपे किसी कारणवश प्रधानाचार्य या कुलपति अपना वैकेशन या छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो वहां पे जाते ही तो उन टीचर्स और उस लीडरशिप का रिलेशन वाइस वर्सा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। वहां पे दिशा निर्देशन वो अध्यापक देंगे और जो प्रिंसिपल साहब हैं वो उनकी बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता। इसीलिए रॉल्फ डैरेंडो कहते हैं कि जो ये रिलेशन है सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट, इट ऑलवेज कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स and it is not an imperatively coordinated association, ICA. And ICA is very basic form of the groups, कि आप किस प्रकार से वो सुपर ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट आपस में रिलेशन बनाते हैं और वो कंटिन्यू वर्क कर रहा होता है, और जिसकी वजह से वो लंबे समय तक चलता रहता है। एंड व्हेन दिस सबऑर्डिनेट सेक्शन और सुपर ऑर्डिनेट सेक्शन form some of the group among themselves to manage the work, to continue the system and structure in a very smoothly manner, then it become a quasi group. Because as we know, in a university there are multiple faculty and PG school are there, and every PG school is always run by the deans, and the dean form their own group to just maintain the decorum and equilibrium of the growth of structure of the university. So they form their own group, that is quasi group. They form just for, they are not in a, right now they are not assigned to in a political line, they are not aligned with some basic agenda and interest, just to form for a moment, and they were able to coordinate among themselves and they can make a very unified way of working in the university, then it's a quasi group. क्वासी ग्रुप समूह का मतलब होता है कि जब एक सुपर ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट में से कोई भी समूह आपस में, चाहे सुपर ऑर्डिनेट्स हो चाहे सबऑर्डिनेट्स हो, वो आपस में किसी कारणवश अपना एक समूह बना लेते हैं अपने किसी कार्य की पूर्ति के लिए, जो एक क्षण भर के लिए भी हो सकता है, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो क्वासी ग्रुप कहलाता है। वो अर्ध समूह कहलाता है, जो उस कार्य को कंप्लीट करने में तो खत्म भी हो सकता है। और ये अर्ध समूह बनते हैं क्यों? क्योंकि आपका जो उद्देश्य है, जो उस पर्टिकुलर समय पे आपने बनाया है, वो पूर्ण हो सके, जिससे आप आगे बढ़ सके। तो क्वासी ग्रुप, द मोमेंट द मेंबर्स ऑफ द क्वासी ग्रुप realize and become conscious towards their interest, and they make sure that they will remain to power and they will not lose their authority on the subordinate, then it become an interest group. जब क्वासी अर्ध समूह के लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारे कुछ उद्देश्य हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जिनकी पूर्ति हम सत्ता में रह के हमेशा कर सकते हैं, और वो इस प्रकार से समाज में कार्य करते हैं कि वो उस सत्ता को अपना ही खुद का वर्चस्व बना लें, और जो सबऑर्डिनेट हैं, जो उनके मंत्रालय समाज है, उसको बाहर रखें, अब उसको उसमें ना आने दें, और दे मेक श्योर कि जो अथॉरिटी उनसे कभी लूज ना हो जाए। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। द मोमेंट क्वासी ग्रुप पीपल गेट कॉन्शियस अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड बिकम वेरी अवेयर अबाउट द पावर स्ट्रक्चर एंड मेक श्योर इट नेट चेंज, देन इट बिकम अ इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप, the moment of any particular group form the interest group mainly formed by the authority people only, not by the subordinates.
The moment interest group is formed, the subordinates also form their group in the counter with the superordinates. As we earlier said, na ICA, Imperative Coordinator Association, which always make sure that you will remain to relation among both of them. So then it become a conflict group with a superordinate versus subordinate, and then they have a struggle for the power, getting the control and make their own authority, and it lead a social change after some time, like election. A political party come into power and they make sure that we will not go outside the governance model because we got the power, and they start doing their own work. The opposite political parties start more mobilization, campaigning against the government, and they come into power. They try their all the method. They may come into power, they may not come into power. That's a different story. But they will try. Then it becomes a conflict group among both these groups. तो जब क्वासी समूह के लोगों को अपने उद्देश्य समझ में आता है तो इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं, और जब इंटरेस्ट ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो उसका जो विपरीत समूह है उसके साथ में उसके संघर्ष होने लगते, तो वो बन जाते हैं संघर्ष समूह। और इसी प्रकार से रॉल्फ डेरेनडॉर्फ कहते हैं कि समाज में ये ग्रुप बने हैं, क्वासी बना, फिर वो इंटरेस्ट में बना, फिर वो बाद में कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप बना, ये सब होते हैं पावर के रिलेशन में, अथॉरिटी के कोऑर्डिनेशन में। और इसीलिए उनका जो बुक है टूवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, उसमें ये बात करते हैं कि समाज हमेशा अपनी तरफ अग्रसर रहता है, अपने विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा होता है। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अंत में डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप अ comment in the comment section. Thank you everyone.